प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक बड़ी सियासी शख्सियत जिसने ताहयात अपोजिशन की सियासत की, जिनके दर पर सियासी मुफाहमत हाथ बांधे खड़ी रहती थी। जी हाँ, ये तारुफ उस शख्सियत का है जिससे जो मुल्की तनाज़ात को हल करना अपना फ़र्ज समझते थे। ये तारुफ पाकिस्तान के उस सियासी गुरु का है जो ज़ाती अनाव और कौमी मफाद के फ़र्क को ऐसे समझाता कि हुक्मरान भी कायल हुए बग़ैर नहीं रह सकते थे। जी हाँ, मेरी मुराद खानपुर के नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान से है। आज वतन अज़ीज़ की सियासी तबाही को देखकर नवाब साहब की जो याद है ये बार बार आती है कि क्या इस वक्त कोई ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करवा सके। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के दौर में जब जब सियासी दर्जा हरारत हद से बढ़ा, वो सबको बुलाते, कोई सियासतदान होता या आमिर होता, ऐसा नहीं होता था कि उनकी बात ना माने। लेकिन आज सियासतदान एक दूसरे की गिरफ्तारी पर तालियां बजाते हैं। क्या ये अजीब बात नहीं है? आज पाकिस्तानी सियासत जिस बंद गली में दाखिल हो चुकी है, वहाँ ना आगे रास्ता नज़र आता है, ना पीछे पलटने की गुंजाइश नज़र आती है। क्या ये अजीब बात नहीं है? एक तरफ मकबूल सियासी लीडर इमरान खान है जो मुफाहमत की बजाय मुज़ाहमत का अलम उठाए हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ ताकतवर हल्के हैं जो किसी किस्म की डील और ढील देने के मूड में नहीं हैं। क्या ये अजीब बात नहीं है? आज मुफाहमत के तमाम दरवाजे बंद ही नहीं बल्कि उन पर बड़े बड़े ताले लगे नज़र आते हैं। हर फरीक दूसरे को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए तैयार बैठा है। क्या ये अजीब बात नहीं है? एक तरफ सियासी मुकदमात की भरमार है, गिरफ्तारियां हैं, सज़ाएं हैं, दूसरी तरफ इन सब सख्तियों के बावजूद अवामी मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है। क्या ये अजीब नहीं लगता? सियासत और रियासत पे जारी डेडलॉक अब एक सियासी मसला नहीं रहा, बल्कि ये रियासती इस्तेहकाम और अवामी एतमाद के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन चुका है। क्या ये हमारे लिए अजीब बात नहीं है? माजी में जब कोई बड़ा लीडर या सियासी पार्टी ताकतवर हलकों के साथ टकराई, या तो वो मुफाहमत की राह पर आ गई या फिर सियासी मंजरनामे से ही हटा दी गई। मगर यहाँ इमरान खान झुका ना पीटीआई की तरफ से हवामी हिमायत जो है पीटीआई की तरफ, उसमें कोई कमी आई है। क्या ये अजीब नहीं लगता? अदालतों के फैसले, नैब केसेस, गिरफ्तारियों और 9 मई के बाद पीटीआई के कई सियासी टुकड़े हुए किए गए, कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल नहीं हुआ? फिर भी ये जमात 8 फरवरी को सरप्राइज़ दे देती है। क्या ये अजीब नहीं है? वो पाकिस्तानी अवाम जो हमेशा से सियासतदानों और इदारों के बीच लड़ाई से बेजार और लाताल्लुक़ रही, आज वही अवाम इस सियासी कशमकश का पूरा हिस्सा नज़र आती है। क्या ये इतने अरसे में एक सियासी बात अजीब बात नहीं लगती? आज अवाम ये सब देख रही है, सवाल पूछ रही है और ख़ामोश तमाशाई बनने से इनकार कर रही है। क्या ये अजीब बात नहीं है? सोशल मीडिया का जो रियासती बयानिया है, इसके ख़िलाफ़ सख्त रद्द अमल देना, नौजवानों का सियासी शऊर और एक लीडर के हक़ पर खुलकर बोलना, क्या ये सब हमारी सियासी तारीख़ में पहले कभी देखा गया? क्या ये अजीब बात नहीं है? किताबों में तो इख्तलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न पढ़ाया गया, मगर आज सियासी इख्तलाफ राय बगावत जैसा तासुर देती नज़र आती है। बोलने वालों को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है। क्या ये अजीब बात नहीं है? माजी करीब में इमरान खान जिनके लाडले समझे जाते थे, आज उन्हीं के खिलाफ बयानिया लेकर मैदान में हैं। क्या ये अजीब बात नहीं है? जमहूरी ममालिक में तो फैसले वोट और सिर्फ वोट से होते हैं, मगर यहाँ फैसले फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क के बोझ तले जो दबी हुकूमत है वो सब कुछ कर रही है। हस्बे ज़रूरत कभी आइन तो कभी कानून को बदला जाता है। क्या ये अजीब बात नहीं है? माजी में अदालतों से कभी नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले आए तो कभी मार्शल लॉ को शर्फ कबूलियत बख्शा गया, मगर आज जो निज़ाम इंसाफ में घुटन महसूस की जा रही है, क्या ये अजीब बात नहीं है? वोट को इज़्ज़त दो और रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वालों की जमहूरियत में आज जमहूरी क्यों माइनस है? क्या ये अजीब बात नहीं है? पार्लियामेंट हो, अदालतें हों या फिर इलेक्शन कमीशन, हर इदारे को जिस तरह आज मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है, क्या इससे पहले कभी ऐसे हुआ? क्या ये आज अजीब बात नहीं है? इन अजीब हालात में क्या पाकिस्तान को एक और नवाबज़ादा नसरुल्लाह की ज़रूरत है? यहाँ क्यों ऐसे हो रहा है कि जो भी बीच बचाव कराने आता है उसी को मतनाज़ बना दिया जाता है? सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी कई बार इस सियासी कशीदगी को कम करने के लिए मैदान में आए, सुलह सफ़ाई की बातें की, फॉर्मूले पेश किए, लेकिन कुछ बना नहीं। क्या वजूहात हैं? क्या ऐसे बैरियर थे, क्या रुकावटें थीं जो आज तक दरमियान में हैं और मसाइल हल नहीं हो पाए? ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। दुरानी साहब, आपने बहुत कोशिशें की
आपने फॉर्मूले भी पेश किए, लेकिन हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। कभी बैकडोर मुज़ाकरात की जो है वो हम सुनते हैं कि बातचीत हो रही है, डील की बातें हो रही हैं, जेल से पैगामात आते हैं कि मुझे डील की ऑफ़र की गई, कहा गया 2 साल खामोश रह जाओ लेकिन मैं नहीं डील कर सकता। तो बात कोई बनती नज़र नहीं आ रही दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपकी पूरी गुफ्तगू मैंने सुनी है, नवाब साहब का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा इस सारा जो आपका बयान था इसने मुझे भी जज्बाती किया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने शायद बहुत दिल से बातें की हैं जो मेरे दिल तक भी पहुंची हैं और आम लोगों के भी पहुंचेंगी, क्योंकि सच है। और इस वक्त के जितने भी सच हैं उनकी एक ही हकीकत है कि वो दिल दुखाने वाले सच हैं, और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उस सब के नतीजे में दिल ही दुख रहा है। और आपकी बिल्कुल वजह एनालिसिस है कि जी आगे बढ़ने के लिए तो मफाहमत ही रास्ता हुआ करती है, लेकिन इस वक्त मफाहमत को भी एक ऐसा मुतनाज़े अमल बना दिया गया है कि मफाहमत की बात करना भी, जिस तरह करप्शन के खिलाफ बात करना अजूबा लगता है, इसी तरह मफाहमत के खिलाफ मुफाहमत की बात करना भी एक अजीब सी बात लगती है कि यार आप क्या कह। लिहाजा लेकिन बहरहाल जो रास्ता तो वही होता है जो है, और इस वक्त मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सब चीजें बंद गली की तरफ जा रही हैं। डील के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान तो डील करना नहीं चाहते, डील करनी होती तो वो कहते मुझे पिछले साल से डील की ऑफर है, मैं कर लेता, 2 साल खामोश बैठ जाता, नथिया गली चला जाता, बनी गाला चला जाता या जमान पार्क आ जाता, मैं डील नहीं करना चाहता। देखिए, इमरान का एक बात, उनके बहुत सी चीजों से इख्तलाफ भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान को जो गाइड करने वाला फैक्टर है वो अवाम है और वो यूथ है। और मैं ये समझता हूँ कि वो माजी में उन्होंने ये नहीं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, इक़्तिदार ये भी कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं, लेकिन आज उसका मसला ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दे रहा। इस वक्त जो यूथ 65% यूथ जिसने अब स्टीयरिंग संभाल लिया हुआ अवाम की पब्लिक ओपिनियन का, और उस यूथ के पास जो है एक ताकत भी आ गई है, हर एक के हाथ में एक टेलीविजन स्टेशन है जिसको वो खुद रन कर रहा है, और उसके पास एक अवेयरनेस का सोर्स है। आप जब मीडिया को बंद कर देते हैं, टीका लगा देते हैं, वो टीका उस पर कोई असर नहीं करता, बल्कि वो हर इंफॉर्मेशन जो है उस तक पहुंचती है, उसके अंदर मजीद रिएक्शन पैदा। लेकिन अवाम में अवेयरनेस कैसे आएगी कि इमरान खान ये चाह रहा है, 2-1.5 साल से वो अंदर है, इनकी पार्टी के अंदर आपस में ही नहीं बन रही है, किसी को पता ही नहीं है कि कौन सच बोल रहा है। जो इमरान खान से मिलकर आता है वो अपनी एक कहानी सुनाता है। आजम सवाती साहब की रीसेंट एक मिसाल है, वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने टास्क दिया तुम बात करो, बाद में पार्टी ने डिसऑन किया, बाद में कहा गया इमरान खान ने वकला के जरिए पैगामात भेजे। तो बाहर जो यूथ बैठी है वो उसमें ये कॉन्फिडेंस कैसे है, उसे ये अवेयरनेस कहाँ से मिले कि इमरान खान अंदर बैठा क्या चाहता है? पार्टी को तो पता ही नहीं है कहना क्या, बाहर आके भान की तो बोलियां पार्टी के अंदर। देखिए, अब यहाँ मैं आपको बिल्कुल चंद अल्फाज में बता दूं कि इमरान खान की पार्टी सिर्फ 2 जगह पे एग्जिस्ट करती है, एक पब्लिक में और दूसरा इमरान खान के अपने जहन में, और ये पार्टी कहीं नहीं। बाकी जितनी भी लीडरशिप है वो सारी के सारी बस इमरान खान की मुलाकात के बारे में स्टेटमेंट तक महदूद है, फोटो से लेके। अब जहां तक सवाल है कि ऐसी सिचुएशन में वे आउट क्या है, वे आउट ये है कि इमरान खान को जितने दिन हर 24 घंटे जो है वो उसकी पॉलिटिकल हाइट में इजाफा कर देते हैं, और उसके साथ जो अटैचमेंट है उसमें भी इजाफा कर देती हैं। ये एक तो पहली बात तो है, ये समझने की बात है हुक्मरानों की, जो कि हम समझा सकते कि भाई आप उसको जब तक छोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक वो किसी चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो खुद जेल में बैठे हुए किसी फर्द की हर चीज की एलिबाई होती है। बाहर जो कुछ भी होगा उसके लिए उसको अक्यूज नहीं किया। पुराने जमाने में जब मुजरिम होते थे ना, उन्होंने कोई वारदात करनी थी वो अपने आप को जेल में बंद करा लेते थे, उसके बाद कुछ करते थे। तो बैन ही इस वक्त इमरान खान को कोई चीज अक्यूज नहीं कर सकती अदर देन कि वो जेल से बाहर आए और अपने इकदामात और अपने बयानात की जिम्मेदारी खुद उठाएं, और ये इस वक्त एक कौमी जरूरत है।
इसके साथ साथ जो दूसरी परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो इतने नॉन सीरियस हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आती कि इस हुकूमत को इंसान क्या कहे और कहां से आके। अब आप ये देख लें, पेट्रोल की कीमत दुनिया में कम हुई है और हमने अवाम को पता नहीं क्या समझा हुआ है कि हम अपनी जो बजटरी जो आपकी FPR की रॉन्ग पुअर परफॉर्मेंस है उसके अंदर आप उस बजट को डाल रहे हैं और नाम आप बलोचिस्तान का लगा रहे हैं। बलोचिस्तान के गरीब मोटरसाइकिल सवार से टैक्स वसूल कर रहे हैं इसलिए कि तुम्हारी सड़कें बनाएंगे और उसकी PSDP अलग पड़ी हुई है। ये तो आप एक नेशनल लेवल तो शादियाने बजाती है, पेट्रोल प्राइसेस उन्होंने कम की हैं। आप देखें ना, टेलीफोन की किसी को टेलीफोन कर लें, प्राइम मिनिस्टर साहब की आवाज़ आगे से आना शुरू हो जाती है। मतलब कि उन्होंने बच्चे बच्चे के कान में घुसा दिया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है। आप ये इसकी हकीकत देखें कि फ्यूल प्राइस जो कि जिससे कवर था कॉन्स्टिट्यूशनल कि एक हद से ज्यादा आप उस पर टैक्स वसूल नहीं कर सकते, आपने 18वीं तरमीम भी इस इकदाम के जरिए खत्म कर दी, आपने सूबों की प्रोटेक्शन भी खत्म कर दी और आपने अवाम को आखिरी हद तक उनकी जेब में हाथ डालने का अख्तियार आपने एक बलोचिस्तान के नाम पे ले लिया। बलोचिस्तान का उसमें कोई रोल ही नहीं, उनकी PSDP तो पड़ी हुई है, आज भी खजाने के अंदर जाएं दिखा दें उसको, वो पड़ी हुई है। आपने अपनी जो इनकम के लिए अपने जो आपकी FPR ने जो वसूलियां नहीं की, जो परफॉर्म नहीं किया, उसमें आपने अवाम की जेब में से पैसे निकाल के डाल दिए और आप उसको जो है वो कहते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको अपने टारगेट्स को मीट अप करना है तो आपको रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे रेवेन्यू बढ़ाएं ये तो हुकूमत को पता है। हुकूमत को देखिए, हुकूमत को पता ये होता है कि उन्हें उसका अपने जो प्रोसीजर्स हैं उसके महकमे जो है उनको अपने परफॉर्मेंस करनी, वो अपनी परफॉर्मेंस करते नहीं है। अवाम एक मिली हुई है धुर जिसकी जेब में हाथ डाल देते हैं। और ऐसी सूरत अब आप देखें सिंध में क्या हो रहा है, सिंध में सड़कें बंद हुई है, बलोचिस्तान के अंदर आपने एक टकराव की कैफियत पैदा की हुई है, किसी से आप बातचीत नहीं कर रहे बल्कि आप सिर्फ खड़े होकर तकरीरें करते हैं। और क्या सिंध में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस एहतजाज में का हिस्सा ही है। वो उन्होंने एक ज़ाहिर कैंपेन शुरू की हुई है कि हुकूमत जो है वो कनाल मंसूबे को वापस ले। ये उसूली सियासत पे खड़ी हुई है या सिर्फ दिखावा हो रहा है? दूसरी तरफ आप देखें 9 अरब रुपए भी उन्होंने ले लिए हैं, तो ये उसूली सियासत पे खड़ी हुई है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है वो इस फैसले के अंदर शामिल है। कल तक पीपल्स पार्टी कह रही थी हम कोई बात नहीं करेंगे, आज कह रहे हैं हम बातचीत करेंगे। कल बिलावल साहब ने तकरीर की है कि हम जो है हम वहां पे जो है हम ये नहर नहीं बनने देंगे। वो पीर पगाड़ा साहब ने कल ही कहा, सदरुद्दीन साहब ने, उन्होंने कहा जी कि बिलावल साहब जाएं गवर्नर के उसको ले जाएं, सिंध को भी ले जाएं, गवर्नर पंजाब को भी ले जाएं और जाके खुद बताएं आके सिंध के अवाम को कि नहर बन रही है कि नहीं बन रही। मतलब ये है कि ये तो एक ऐसा फ्रॉड का कारोबार शुरू हो चुका हुआ है जिसमें झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, जिसमें अवाम को कहीं हकीकत से आगाही नहीं दी जा रही। गलत काम को भी सही काम को भी गलत तरीके पे किया जा रहा है। तो इसके लिए आप समझते हैं तगड़े ऑपोजिशन अलायंस का, ऑपोजिशन तगड़ा एक इत्तेहाद चाहिए जो हुकूमत को टफ टाइम दे, ऐसे कामों से रोके जो गलत हो रहा है। तो उसके लिए आप कहते हैं कि मौलाना साहब को माइनस कर दें तो उसके बगैर जो है वो ऑपोजिशन इत्तेहाद बने। मौलाना साहब के बगैर तगड़ा ऑपोजिशन अलायंस कैसे बन सकता है? आप तो ये मशवरा दे रहे हैं कि उनको माइनस ही कर दें। देखिए, जो ऑपोजिशन अलायंस तकड़ा बनना है ना, वो तो सिंध में बन गया। सिंध के अंदर जो अभी जो उमरकोट की सीट के ऊपर इलेक्शन हुए हैं उसमें सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई है और यही फ्यूचर का रास्ता है कि आपने तमाम, देखिए ऑपोजिशन का ये होता है कि ऑपोजिशन का रोल अदा करती है। अगर हुकूमत के साथ मिलकर कानून साजी वगैरह, हुकूमत अगली भी तरमीम ला रही होगी उसमें फिर उसको ताउन की जरूरत होगी। मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऑपोजिशन जो है इस हुकूमत के साथ कोई ताउन करने के बाद इस हुकूमत को कोई चैलेंज बन सकती है। इस हुकूमत के लिए मौलाना साहब आप कह रहे हैं चैलेंज नहीं बन सकते, इत्तेहाद में होकर भी अगर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन भी जाता है तो हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? तो मैं समझ रहा हूँ कि मौलाना ने 26वीं तरमीम के बाद जो उनका स्टांस है उसको उन्हें एक नई शक्ल देनी पड़ेगी। या तो उसके बारे में उन्हें ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा क्योंकि पीटीआई नहीं मानती। नहीं, पीटीआई ने तो सपोर्ट किया था ना, आपको भी पता है, बड़ी मौलाना के किरदार की तारीफें की थी। वो अलग बात है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, वो मौलाना ने कहा था कि ठीक है आप वोट ना दे, लेकिन सपोर्ट तो किया था ना दुरानी साहब पीटीआई ने।
मैं तो देखिए जी, मैं तो उनका इमरान खान से लेके उनकी पूरी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटस बता रहा हूँ। और फिर मैं ये भी समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम वो तरमीम थी जिसके बाद अदालतें सस्पेंड हो गई, आइन सस्पेंड हो गया। इसलिए अगर 26वीं आईनी तरमीम को ग्लोरीफाई किया जा सकता है तो वो तो हुकूमत की ड्यूटी है कि वो करे। अगर कोई अपोजिशन में है तो वो 26वीं आईनी तरमीम को ग्लोरीफाई नहीं कर सकता। राय हो सकती है कि मौलाना की अगर उसके बारे में एक मुस्बत राय है तो मैं कौन होता हूं कि उन्हें उनकी उस राय को बदल सकूं। मैं तो अपनी राय दे सकता हूं ना, वो मैं देता हूं। मौलाना तो नवाब नसरुल्लाह खान के कमरे में उनकी फोटो लगी होती थी और वो बहुत इनको मुस्तकबिल की जमहूरियत की उम्मीद समझते थे और हम भी यही समझते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होगी तो जमहूरियत तो यही कहती है कि जहां इख्तलाफ हो वहां इख्तलाफ करो। मेरा है इख्तलाफ इसके ऊपर, और मैं 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान के आइन के साथ एक मजाक समझता हूँ। ये मेरी एक राय है। तो जो आईनी अदालतें इसके नतीजे में बनी, उनके जजेस में भी इजाफा हो रहा है। 15 जजेस हो गए हैं। 3 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जेर सदारत तमाम जजेस का फुल कोर्ट सेशन हुआ, जिसमें बड़े बड़े फैसले हुए। जिसमें एक बड़ी चीज़ जो सामने आने वाली है वो है जो रिजर्व सीट्स का जो फैसला था, वो कहा जा रहा है कि वो जल्द होने जा रहा है। तो क्या लगता है कि रिजर्व सीट का मामला हल होगा? इससे पीटीआई को क्या मिलेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे पहले आप पीका का देख लें। हाँ। अगर ये ना होती ये वाली अदालतें तो आज पीका का इशू जो है वो 2 दिन में डस्टबिन में पड़ा होता, लेकिन नहीं है। आज अदालत का कोई सिरा नहीं मिलता किसी को भी कि किस अदालत में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और कौन सा जो है वो वैसे इशू है। बल्कि हर इशू में तो इवन जो कत्ल का केस होता है उसके पीछे भी आईनी एस्पेक्ट्स होते हैं। वो जो जिन मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं उनका स्ट्रक्चर ही और होता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारा एक डिफरेंट फ्रेमवर्क है। हमने इसके अंदर जो है वो मतलब गाड़ी के पीछे जो है वो लगा दिया है, बैल को गाड़ी के पीछे लगा दिया है। सब इस लिहाज से ये जो तब्दीलियां की गई हैं, ये सब कुछ जो हुआ है, इसके नतीजे में हम तो मजबूर महज बन के रह गए और हमें नहीं सब। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने सियासी इत्तेहाद बिखरने की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं और कल के सियासी मुखालिफ आज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मगर पीटीआई और जेयूआई के बढ़ते कदमों के बीच कुछ फासले अब भी बाकी हैं। इन सियासी फासलों को मिटाने के लिए दोनों जमातों के दरमियान मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक अपोजिशन का एक ये इत्तेहाद जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना था वो बन नहीं पाया। कहा जा रहा था कि अपोजिशन इत्तेहाद में होने या ना होने पर जेयूआई हतमी फैसला 19 और 20 अप्रैल को उनका जो पार्टी का इजलास है उसमें उन्होंने करना है। आज इजलास का दूसरा रोज़ था, लेकिन अभी तक जो है फैसला कुछ सामने नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि इजलास में मौलाना साहब को ये मशवरा दिया गया है ज़राए के मुताबिक कि अपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर इमरान खान की बहन के ज़रिए पैगामात भेजे जाएं या फिर अडियाला जेल में ख़ुद भी मिलने जाया जा सकता है इमरान खान से। किसी वफ्द के ज़रिए जेयूआई के वफ्द को भी भेजा जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर इन तमाम बातों की भी तस्दीक होना बाकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये वक्त सियासी तन्हाई का है। इमरान खान समेत ज़ाहिर है सीनियर जो लीडरशिप है वो जेलों में है। ये जमात अपने ऊपर गैर एलानिया पाबंदियों का इल्ज़ाम भी लगाती है। ऐसे में दोबारा से पॉलिटिकल स्पेस लेना और सियासी मेन स्ट्रीम में आने के लिए ज़ाहिर एक मजबूत सहारे की ज़रूरत तो है पीटीआई को, और अपोजिशन की सियासत को मौलाना साहब से बेहतर सहारा कौन दे सकता है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम भी इस वक्त सियासी मंजरनामे पर उभरी हुई है। जिस पीडीएम इत्तेहाद के मौलाना फजलुर रहमान सरबराह थे, वो पीडीएम तो आज इक़्तिदार में है, लेकिन मौलाना साहब अपोजिशन में रह गए हैं। ज़ाहिर है ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान को भी एक नए सियासी इत्तेहाद की तलाश तो है, ज़रूरत भी है। और ये भी एक हकीकत है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो होगा वो मौलाना के साथ ही तगड़ा होगा। बुनियादी सवाल ये है कि क्या मौलाना साहब जो है इमरान खान के साथ खड़े होकर जो है वो इस इत्तेहाद को चलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि माजी में जितने भी इत्तेहाद बने
कहीं ना कहीं खुफिया क़ुव्वतों की सपोर्ट हासिल रही है, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं, तो जाहिर है कोई भी अपोजिशन इत्तेहाद बनता है तो इसे सिर्फ हुकूमत मुखालिफ नहीं समझा जाएगा। तो क्या मौलाना की हिचकिचाहट की असल वजह ये है? क्या मौलाना साहब जो हैं वो वाकई ये चाहते हैं कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनाकर इस हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, या जो भी वो बात कर रहे हैं उनके मुतालिबात हैं उनको बनवाया जाए? मैं बात करूँगी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIF के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब, आज दूसरी पार्टी की मीटिंग इजलास में कोई फ़ैसला हो पाया कि क्या होना है इत्तेहाद के हवाले से? अभी तक इजलास चल रहा है और ये इजलास मुमकिन तौर पे कल भी जा सकता है। अच्छा। मगर जो भी होगा फैसलों का ऐलान जाहिर है कि वो लीडरशिप करेगी, मौलाना साहब खुद करेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ख़बरें आ रही हैं कि मौलाना साहब कहीं ना कहीं राज़ी तो हैं कि पैगामात अंदर भेजे जाएं, ज़रूरत पड़े तो डेलीगेशन भी भेजा जाए इमरान खान से मिलने के लिए? ना मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक डिबेट जारी है और जब डिबेट जारी हो तो फैसला कोई भी हो सकता है। उसके बाद वोटिंग का मरहला भी आ सकता है अगर बहुत क्लोज तकसीम हो। तो अभी तक तो डिबेट जारी है और कुछ भी हो सकता है, तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, दरमियान का भी कोई रास्ता हो सकता है। कह नहीं सकता, इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकता इस हवाले से। तो इसमें सिर्फ ये फैसला होना है अभी कि चलना है उनके साथ या नहीं चलना, या अभी जो आप लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पहले वो डिस्कस होंगे, दोबारा से फिर कहानी वहीं से शुरू होगी कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है PTI के दरमियान और JUI के दरमियान, पहले वो फासले ख़त्म हो फिर इत्तेहाद बने, कहानी लंबी चलेगी। अभी जो फैसला होना है वो इत्तेहाद में शामिल होने या ना होने का या तहफ़्फ़ुज़ात का है? तहफ़्फ़ुज़ात तो पहले से कन्वे हो चुके हैं, वो मेरे जरिए कन्वे हो चुके हैं असद कैसर साहब को, और असद कैसर साहब से ऊपर जा चुके होंगे खान साहब तक। मुमकिन है बराह रास्त या मुमकिन है कि बिलवास्ता, मगर वो तहफ़्फ़ुज़ात कन्वे हो चुके हैं और हमें जो जवाब कन्वे हुआ था उसमें उन्होंने एग्री किया था। मगर स्टिल उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी जिसकी वजाहत सरकार थी और रिपीटेडली हमने बताया कि ये वजाहत हमें चाहिए, ऑफिशियली चाहिए, वो नहीं की गई। तो ये सारी चीजें डिबेट हो रही हैं। मैंने भी सामने रख दिया था जो कुछ मेरी रिपोर्ट थी, मैंने हाउस के सामने रख दिया था। हाउस अब डिबेट कर रहा है इस बात की, कोई वजाहत मजीद चाहिए होगी तो। इस हुकूमत के चलने की एक जमानत ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो है ही, कहा जाता है कि एक मजबूत सहारा मौलाना साहब का भी है। कामरान साहब? नहीं, मौलाना साहब आप अगर उनकी ताल्लुकात को वो सहारा समझती हैं तो ताल्लुकात नहीं, ताल्लुकात अपनी जगह पे होते हैं और बाकी दोस्तियाँ अपनी जगह पे होती हैं। मेरी बहुत सारी दोस्तियाँ नून में हैं, वो कि वो आजकल नाराज भी हैं इसी वजह से कि जी आप साथ नहीं चलते, या शायद आपका जो ना आप दूसरी तरफ जो ना आपकी राय है, मगर इसके बावजूद जो है वो ताल्लुक और दोस्ती समाजी ताल्लुकात वो अलग होते हैं, सियासत अलग होती है। तो क्या एक बात पार्टी में वाजे है कि अगर तहरीके इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगी तो ये इत्तेहाद नहीं बनेगा? इस पे तो कोई सेकंड थॉट नहीं है ना आपकी पार्टी के अंदर? तो बिल्कुल उनको एक शर्त की सूरत में कन्वे कर दिया गया था और जिसके साथ एग्री भी किया गया था, और देन उसके बाद जो है ना फिर एक नई डेवलपमेंट हुई थी। उस डेवलपमेंट के हवाले से हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट मांगी थी पार्टी, ऑफिशियली वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, वो अभी तक नहीं है। उनकी पार्टी के लोग तो अभी कहते हैं, शेर अफजल मरवत भले उन्हें निकाल दिया गया, जाहिर है उनका पार्टी से एक ताल्लुक तो रहा, उनका कहना है कि ये राब्ते चल रहे हैं, बातचीत हो रही है और बड़ी जल्द अच्छी खबर भी आ जाएगी। तो ऐसे में फिर इत्तेहाद बनेगा नहीं बनेगा? अगर वो वहाँ से अच्छी खबर के इंतजार में है तो फिर वहाँ से इंतजार करें उसका। फिर तो इत्तेहाद का मामला जो है उसकी एक शर्त थी और वो शर्त जो है वो पार्टी की मंशा के साथ जो है ना वो कन्वे की गई। ये बात तो आपको भी पता है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है, नागुज़ीर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो और मसाइल हल हों। उनकी ज़रूरत होगी, हमारी ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारी ज़रूरत कभी हो तो वो अगर किसी इत्तेहाद का हम हिस्सा हो तो वो जॉइंटली होगी, ना कि अकेले अकेले। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इत्तेहाद पहले बन जाए फिर इत्तेहाद इस बात का फैसला करे कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है या नहीं करनी? इस्टेब्लिशमेंट से या इवन हुकूमत से या किसी और पार्टी से
वो फिर वो इत्तेहाद का नज़म जो है या उसका ढांचा जो है ये तय करेगा कि किससे बात होनी चाहिए, किससे नहीं बात होनी चाहिए, मगर फिर कोई पार्टी अकेले तौर पे जो है वो उड़ान नहीं रख सकती। बतौर आप लोगों के इंडिविजुअल सियासी जमात, आप लोग क्या समझते हैं कि इस हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा है? क्योंकि पीटीआई तो इन्हें समझती है कि इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, ताकत जिनके पास है, बात उधर ही होनी चाहिए, मसले का हल उधर से निकलेगा। तो बतौर इंडिविजुअली एक सियासी जमात आप समझते हैं कि अगर इत्तेहाद बनता है तो इनसे बात करने का कोई फ़ायदा है हुकूमत से? हम दस्तूर पे बिलीव करते हैं, दस्तूर के मुताबिक पॉलिटिक्स करते हैं और उसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे, हुकूमत से ही बात होनी। दस्तूर तो यही कहता है कि सियासी मामलात सियासी जमातें हल करें। जो दस्तूर कहता है हम उस समत में आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया JUIFA के सीमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का बड़ा सवाल ये है कि किनाल मंसूबे को लेकर हुकूमत टूटेगी या कोई दरमियानी हल निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मंसूबे को अपनी रेड लाइन करार दिया है और कहा है कि अगर हुकूमत इससे नहीं पीछे हटती तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम इत्तेहादी नहीं रहेंगे। जवाबन अब हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये हिदायत की गई हैं कि इस मसले को देखा जाए, और ज़ाहिर है हुकूमत ने भी अब इस मसले की सेंसिटिविटी को देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने यानी नहरी मंसूबे पर उनके एतराज़ात दूर करने की प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की है, जिसके बाद हुकूमत जो पीपल्स पार्टी को ज़रा ईजी ले रही थी वो लगता है कि अब सीरियस हुई है। और राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को कॉल की है और इस मंसूबे पर बात करने का कहा है। 2 रोज़ पहले हमने देखा बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में हुकूमत से निकलने की धमकी दी थी, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर बैठी है, इसे बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए। नाजरीन, इस तनाज़े की वजह ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जिसका मकसद पंजाब के सहरा चोलिस्तान की 12 लाख एकड़ रेतली ज़मीन को सैराब करके काश के काबिल बनाना है। ग्रीन पाकिस्तान के हुकाम के मुताबिक 176 किलोमीटर महफूज शहीद केनाल दरियाए सिंध पर नहीं बल्कि दरियाए सतलुज पर बनाई जाएगी। फिर मरहला वारिस नहर से नई नहरें निकाली जाएंगी। अब वफाकी और पंजाब हुकूमत इस मंसूबे को खुशहाली और ज़रई इनकलाब से जोड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध को बंजर करने के मंसूबे का नाम दे रही है। उनका मानना है कि सिंध का पानी कम हो जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे। सवाल यह है कि ज़राअत पे इतनी जिद्दत आ गई है कि दुनिया बंजर ज़मीनों को काबिल काश बनाने पर बड़ा काम हो रहा है पूरी दुनिया में, इसे ज़रई इनकलाब का नाम दिया जाता है। तो पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब के प्रोजेक्ट को क्यों मतनाज़ बनाया जा रहा है? सवाल ये भी है कि क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात से कोई हल निकलेगा? केनाल मंसूबे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायल हो सकती है? और ये मुखालफत है, क्या ये वाकई उसूली है या सिर्फ सियासत हो रही है? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कहती है कि इन्हें तो पुरानी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी पर यह तनकीद हो रही है कि इन्हें पता है कि सब कुछ होना है, इनकी हाँ से हो रहा है, इनकी मंजूरी से सब कुछ हो रहा है। सिर्फ तो सिंध में जो वहाँ की जो जमातें हैं, कौम परस्त जमात, तो उनका प्रेशर है, सिर्फ उनको दिखाने के लिए सब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये सब कुछ कर रही है। इतनी मुखालफत के बाद क्या पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन होगा कि वो इस मंसूबे को जारी रखने पर मान जाए? अब जो मुखालफत दिखा रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर कायम रहेगी? क्योंकि केनाल मंसूबे पर सिंध में कौम परस्त और अपोजिशन जमातें पहले ही एक बयानिया बनाए बैठी हैं कि पीपल्स पार्टी डबल गेम कर रही है, यानी मंजूरी भी खुद दी, एहतजाज भी खुद कर रहे हैं। सिंध बचाओ तहरीक के अयाज लतीफ़ पलेजो तो यहाँ तक कहते हैं कि आसिफ जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए सिंध का सौदा कर चुके हैं। क्या वाकई हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपना वोट बैंक बचाने के लिए इस इशू पर सियासत कर रही है? दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत को ये टफ टाइम एक ऐसे वक्त में मिल रहा है जब पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात की बातचीत भी हो रही है, कोशिशें भी हो रही हैं। इस हवाले से शेर अफजल मरवत ने तो खान साहब की रिहाई जैसी जो है बड़ी खबर भी दी है कि कुछ हल निकलेगा। अब नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया राब्तों को दोनों फ्रीकैन में से अभी तक तो कोई मान नहीं रहा है, यानी तहरीक इंसाफ और ना ही इंतज़ामिया। फिर भी ये खुफिया मुज़ाकरात जो है वो ख़बरों की तरह चलते ही जा रहे हैं। मैं बात करूँगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आपने वक्त दिया। मज़हर साहब, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
किनाल्स मंसूबे पर जो मुखालफत कर रही है, कभी हुकूमत से निकलने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि हम इत्तेहाद से निकल जाएंगे, एहतजाज करते हैं। हैदराबाद का 2 दिन पहले जलसा और आपने बिलावल भुट्टो साहब की टोन भी देखी, बड़ी सख्त और बड़ा जारहाना उनका मूड था। ये सिर्फ सियासत है, दिखाने के लिए हो रहा है? इतनी जुर्रत करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकलने की? ज़ाहिर है निकलेंगे तो अपना भी तो नुकसान करेंगे। देखिए, इस वक्त शादिया जो पीपल्स पार्टी की मुश्किल है वो 2 हैं। एक तो ये कि सिंध में जो एहतजाज हो रहा है वो सिर्फ अपोजिशन नहीं कर रही। सिंध में जो एहतजाज हो रहा है इस कैनाल के मसले पे, वो बुनियादी तौर पे सिंध के जो एक आम आप समझ लें कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी सिंध के जो अदीब हैं, शायर हैं, इवन सहाफ़ी भी हैं, और मीडिया अगर आप उसको कंसिडर करें तो सिंध के अंदर ख़ास तौर पे सिंधी लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स हैं, सिंधी लैंग्वेज जो चैनल्स हैं, टीचर्स के लेवल पे, तो हर लेवल पे सिंध के अंदर ये अक्रॉस द बोर्ड एक तरीके से एहतजाज है। ये ठीक है कि बहुत सी सियासी जमातें, अपोजिशन की जमातें इसका हिस्सा हैं, लेकिन इसमें इवन वकीलों को आप देख लें, बार एसोसिएशंस को देख लें, तो एक तरीके से पूरे सिंध में इस मसले पर यकजहती पाई जाती है कि ये कैनाल्स का मंसूबा जो है ये नहीं बनना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी की मुश्किल आई है और पीपल्स पार्टी इसमें बहुत देर से आई है, वो ये कि जो जुलाई 2024 में ऐवान सदर में इजलास हुआ था सदर साहब की सदारत में, और उसमें ज़ाहिर बड़े बड़े अफसरान मौजूद थे। उसमें एक तरफ तो अपोजिशन तो ये इल्ज़ाम लगाती है कि सदर ने इस पर दस्तखत कर दिए, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का कहना है, मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध हैं उनका और दीगर लोगों का, कि सदर दस्तखत कर ही नहीं सकते जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है इसकी मंजूरी नहीं देती। लेकिन जो चीज़ पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाल रही है वो ये कि वो उस इजलास के जो मिनट्स हैं उन मिनट्स में सदर ने जो है उससे एग्री किया है। अब ये जो चीज़ है मिनट्स, पीपल्स पार्टी का कहना है मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए, अगर गलत रिकॉर्ड हुए तब भी ऐवान सदर इसका जिम्मेदार है, किसने गलत रिकॉर्ड किए और क्यों गलत रिकॉर्ड किए हैं, उस पर ऐवान सदर। इन सब बातों से हटकर आपकी अपनी ज़ाहिर है आपको इन मामलात पर ग्रिप भी है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही मुखालिफत कर रही है? कौम परस्त जमातें सही मुखालिफत कर रहे हैं? क्या वाकई सिंध के साथ ज़्यादती हो जाएगी, सिंध के पानी के साथ ज़्यादती हो जाएगी? हुकूमत से पूछें तो वो कहते हैं इरसा की डिवीज़न है, इरसा का मामला, हम कौन सा सिंध का पानी ले रहे हैं, 6 नहरें तो सिंध से भी निकली हैं। हुकूमत अपने आप को डिस्टेंस करती है कि ये इरसा का काम है, उन्होंने डिवीज़न करनी है। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं? हाँ, ये फैसला तो वो करेगी ना। बिल्कुल। आप जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पानी के मंसूबों के हवाले से ख़ास तौर पे, जब तक मुश्तरका मफादात कौंसिल इस मामले में कोई फैसला नहीं करती, कोई भी मंसूबा कितना ही अच्छा क्यों ना हो उनकी नज़र में, वो मंसूबा बन नहीं सकता अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसकी मंजूरी नहीं देती। तो अब तक वज़ीर आज़म और वैसे भी और भी दीगर मामलात में आईनी जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म की, ये वो नहीं है, ये हवा में बात नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है कि हर 90 रोज में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा। जब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं एक इजलास भी नहीं हुआ। नहीं तो फिर किसके दिल में चोर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? चोर या नहीं वैसे देखिए ना, हुकूमत को तो कॉन्फिडेंस हुकूमत में तो होना चाहिए ना। अगर सदर साहब ने मंजूरी दी है फिर तो सीसीआई की मीटिंग बुला लेनी चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, इसमें चोर और डाकू की बात नहीं है, एक आईनी जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म अगर इजलास नहीं बुला रहे तो फिर दाल में कुछ काला है। अगर दाल मुकम्मल काली नहीं भी है तो दाल में काला है, आप इजलास क्यों नहीं बुला रहे? जबकि ये भी सिंध के अंदर ये भी सवाल है, सिंध में ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कॉम्पोजिशन ऐसी है कि जिसमें मेजॉरिटी जो है वो पंजाब के लोगों की है। अब ये अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होना तो ज़रूरी है। बिल्कुल। जब तक आप एक बहस चल रही है, सिंध में एहतजाज हो रहा है, जगह जगह एहतजाज हो रहा है,
महीनों से एहतजाज हो रहा है, लेकिन वजीर आज़म को फुर्सत ही नहीं है। वजीर आज़म को इस मामले में उनका रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। बिल्कुल। नवाज शरीफ ने क्यों नोटिस लिया? देखे ना, नवाज शरीफ ने क्यों नोटिस लिया? नवाज शरीफ ने क्यों राना सनाउल्लाह से कहा कि आप सिंध से बात करें? शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं इजलास इजलास तो उन्होंने बुलाना है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब को मामले की संगीनी नजर आई। कालाबाग डैम का मंसूबा, वो तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस मंसूबे की तरह इसको मतनाज़े करने जा रही है, जो पहले इतना सेंसिटिव इनको नहीं लग रहा था, संजीदा नहीं ले रहे थे, तो ये उन्हें लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से निकल सकती है। देखिए, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में एज सच तो उस तरीके से गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है। हाँ। लेकिन जब पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट विड्रॉ करेगी, हाँ, तो फिर ये सवाल उठेगा कि फिर सदर आसिफ अली जरदारी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर तो जो है वो स्पीकर साहब को भी, सेनेट के चेयरमैन को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो फिर तो पीपल्स पार्टी अपने उन सारे आईनी ओहदों से इस तरह की बात कर सकती है। तो मुझे लगता ये है कि मुज़ाकरात तो जल्दी शुरू होंगे। हाँ, पीपल्स पार्टी अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिजर्वेशन और स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट कर सकती है वो ये कि बजट के मौके पर पीपल्स पार्टी का इरादा ये है कि बजट के मौके पे वो ये वादे करेंगे कि अगर इस मंसूबे को तर्क नहीं किया जाता तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी के से वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि मुझे लगता ये है कि अल्टीमेटली चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इस हुकूमत का है, हुकूमत नहीं एक कोalition का हिस्सा है, वो जाहिर है वो अपना उनका एक अल्टीमेटली बजट भी मंजूर हो जाएगा, अल्टीमेटली इस मंसूबे पर भी मान जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता एक बड़ा जो चैलेंज होगा वो सिंध के अंदर की जो जमातें उठी हैं, सिंध के अंदर की जो जमातें उठी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल एक चैलेंज रहेगा? मजहर साहब, पीपल्स पार्टी मंसूबे पर नहीं मानेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी मंसूबे पर मानी तो ये याद रखें कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में आगे चल के बहुत नुकसान हो सकता है। अभी भी देखें, पीपल्स पार्टी इलेक्शन तो जीती है, जो अभी हाल ही में यूसुफ तालपुर साहब की वफात से जो नशिस्त खाली हुई थी जी, लेकिन उसमें जो उनके माइनॉरिटी के उम्मीदवार थे जो अपोजिशन के, उन्होंने भी कोई 80,000 वोट लिए थे। तो ये ऐसा नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के लिए एक तरीके से ये वार्निंग भी है। और सबसे बढ़ के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब हो या ना हो ये एक अलग बहस है, लेकिन पीपल्स पार्टी को हर फोरम पे, जो इंटेलेक्चुअल फोरम्स हैं, हर फोरम पे पीपल्स पार्टी को मज़ाहमत का सामना है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है ये मंसूबा धरे का धरा रह जाएगा। जाहिर है पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी तो मंसूबा तो आगे बढ़ नहीं सकेगा। शादिया, उसमें इशू ये है जो सबसे ज़्यादा जो कालाबाग डैम के वक्त भी इशू बना था, वो यही है कि पंजाब के हवाले से, और पंजाब की जब बात होती है तो पंजाब की अशराफिया की बात होती है, अवाम की बात नहीं होती। पंजाब के बारे में बलूचिस्तान हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, सिंध हो जाए, हद तो ये है कि जुनूबी पंजाब हो जाए, सेंट्रल पंजाब के हवाले से अदम एतमाद है, बद एतमादी की एक फ़ज़ा है। बिल्कुल, वो जो है वो अब तक बरकरार है। वो कालाबाग डैम का इशू आता है तो खैबर पख्तूनख्वा से सबसे पुरजोर आवाज़ उठती है। अब ये कैनाल का मसला आया है तो सिंध से आवाज़ उठ रही है। बलूचिस्तान का मसला वैसे ही हमारा पेचीदा, बहुत पेचीदा सा मसला है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब को इन इशूज़ का उतना इदराक नहीं हो रहा जितना मामलात जो है संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजिया का अब्बास साहब मेरे साथ है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर ना करने का तनाज़ा पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वैसे तो गंदम सीज़न किसानों के घरों में खुशियां लेकर आता है, मगर इस बार किसान परेशान है। इस बार नहीं, हर बार ही किसान परेशान होता है, मायूस होता है, क्योंकि इस बार गंदम ख़रीदने को हुकूमत तैयार है, ना ही उन्हें मार्केट से मुनासिब रेट मिल रहा है। लेकिन हाँ, 15 अरब रुपए के इमदादी गंदम पैकेज का हुकूमत ने ऐलान किया है, लेकिन किसान इससे बिल्कुल भी राज़ी नहीं है।
एक तरफ नाज़रीन किसान है जो साल भर कर्ज, खाद, डीजल, महंगाई और मौसमी ख़तरात से लड़ता है, फसल तैयार करता है, फिर जब मार्केट में गंदम लाने का, अपनी फसल लाने का वक्त आता है तो सरकारी रेट जब तय नहीं होता तो किसान परेशान होता है। किसान रहनुमाओं के मुताबिक उनकी लागत तकरीबन 3500 रुपये है, तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये हुआ कि 3500 रुपये से ऊपर उनकी सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए फ़ी मन, लेकिन उनको गंदम का रेट फ़ी मन मार्केट से 2200 रुपये के लगभग मिल रहा है, तो ज़ाहिर है इससे तो किसान का नुकसान है। दूसरी तरफ हुकूमत है जिसका मौक़िफ़ है कि मार्केट इस साल डिमांड और सप्लाई के तहत खुद कीमत तय करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचने, आटा सस्ता रखने और मार्केट को हुकूमती मदाखलत से आज़ाद रखने की पॉलिसी बनाई गई है। किसानों को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने 15 अरब रुपए के किसान पैकेज का भी ऐलान किया है, जिसमें किसानों को सपोर्ट फ़ंड के तहत पैसे दिए जाएंगे, जिसमें आबियाना और फिक्स्ड टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है, जबकि गंदम की दूसरे सूबों को फ़रोख्त पर जो लगी पाबंदी थी उसको भी हटा लिया गया है। आज किसान इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत के 15 अरब रुपए के किसान पैकेज को मुस्तरद करते हुए आइंदा साल गंदम काश्त ना करने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत की गंदम को लेकर ओपन मार्केट की जो पॉलिसी है इस पर किसानों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत की ज़रूरी स्ट्रैटेजी को किसान दुश्मनी क्यों कहा जा रहा है, क्या हुकूमत की नई पॉलिसी से किसान खसारे में जबकि मिडल मैन फ़ायदे में है। इसी पर मैं बात करूँगी। किसान रहनुमा महमूद बुखारी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद बुखारी साहब आपका। महमूद बुखारी साहब, हुकूमत ने तो अलल ऐलान पिछले हफ्ते ही कह दिया था जब कहा गया था कि हम किसी किस्म की कोई सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। उसके बाद आप देखें 16 तारीख को हुकूमत ने कहा जी हम 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करते हैं, इमदादी पैकेज का ऐलान करते हैं। आप लोग तो उसमें भी राजी नहीं हैं, क्या इस पर भी आप लोगों की पूरी नहीं पड़ रही है, नुकसान हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, आपका शुक्रिया, 92 का शुक्रिया। देखें, जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा है कि किसान जो है वो तो तबाह बर्बाद हो गया, ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, कोई शक नहीं है कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से किसान को कुछ दिखाई नहीं देता। आपने जिस तरह कहा, दुरुस्त कहा कि जब गंदम आती थी तो खुशियां होती थी, मेले सजते थे, और आज जो है वो सोग है, मातम है। आज हम जो है वो ये मातम हम हर साल देखते हैं बुखारी साहब। नहीं, इस दफा तो हद हो गई शाज़िया, इस दफा सच्ची बात है कि हद हो गई। आप ये है कि ये जो आज इन्होंने ऐलान किया, क्या ये पिछले साल इन्होंने ड्रामा किया आपके सामने कि जी हम खरीद करते हैं, हम नहीं कर? पिछले साल तो 3900 रुपया कीमत तय हुई थी। अच्छा, वो कीमत हम किसानों ने नहीं बनाई, वो इन्हीं के इदारे एग्रीकल्चर ने बनाई। हम अब भी हमने कहा कि आप बैठे हमारे साथ, आप कीमत मुकर्रर करें, ये जुल्म मत करें आप किसान के साथ। आप किसान को नहीं मार रहे, आप पाकिस्तान को मार रहे हैं। आप किसान को तबाह नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। ये फूड सिक्योरिटी का जामिन है किसान आपकी सनतों को चलाने का जामिन है, किसान आपके जो रोजगार का जामिन है डायरेक्टली और पिछले साल अगर 3900 रुपया मन सपोर्ट प्राइस मुकर्रर हो सकती है तो इस साल इसमें क्या रुकावट थी? शाज़िया, इसमें कोई रुकावट नहीं थी। इनकी बदनीयती है, इनकी बददियानती है। मुझे बताएं कि आज ये सलमा भट्ट साहबा, पहली तो मेरा मुतालबा है कि किसानों के ऊपर नमक पाशी करने आती है, उनको इख्तियार, वो अंदा है, उनको उठा के उन्होंने, जिन्होंने जो ज़राअत के हरूफ अबजद से भी वाकिफ नहीं है, ना कभी उन्होंने ज़राअत के साथ उनका वास्ता पड़ा, उन्हें उठा के हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया और वो रोज मीडिया पे आके भाषण देती हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारा अगर 2023 में हमें 3900 रुपया जो मिला, अब बताएं कि 24 आज 25 आ गया, और हमें जो है ये इसी भूल भुलैयों में इन्होंने डाला हुआ है, और ये सिर्फ टाइम जो है वो जाया कर रहे हैं। हुकूमत कहती है ओपन पॉलिसी रखें, हुकूमत इसमें ना ही मुदाखलत करे, जिसको जितना रेट मिलता है आप डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए आप लोग किसान खुद तय करें, आप लोग खुद तय करें। देखें डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट तो दुनिया भर में चलती डिमांड एंड सप्लाई पर है।
जी बिल्कुल शादिया, आप दुरुस्त कह रही हैं। हमें कोई एतराज नहीं है कि ये मार्केट को फ्री कर दें। हाँ। गुजारिश ये है कि एक 76 साल से एक निजाम चला आ रहा है, आप उस निजाम को अगर तब्दील करना चाहते हैं, यही तो इनकी नाकबत अंदेशी है। शादिया, आप नुक्ता समझे कि अगर ये तब्दील करना चाहते थे तो ग्रेजुअली करते। अगर ये 45 लाख टन पंजाब खरीद करता था और पास्को खरीद करता था, फिर सिंध हुकूमत खरीद करती थी, तो ये उसको 50% पे ले आते। किसानों को इस तरह तनहा न छोड़ते। हमारे तो हाथ और पांव बांध के हमें माफियाज के आगे जो है वो इन्होंने डाल दिया। अब आपने कहा फ्री मार्केट, मैं आपको समझाता हूं। इधर से ये रोटी का रेट तय कर रहे हैं, देखें ये कनेक्टर, जरा समझने की बात है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये किसानों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं कि रोटी का रेट जब मुकर्रर हो गया, रोटी कनेक्ट करती है आटे के साथ। बिल्कुल। और आटा कहां से बनता है शादिया? गंदम से बनता है ना, गंदम से। तो जब आपने रोटी का रेट तय कर दिया तो फिर ऑटोमेटिक गंदम का रेट तय हो गया। आगे 3900 रुपए रेट होता था, हमारे पीछे फ्लोर मिल वाले और आड़ती पीछे पीछे फिरते थे। खुदा की कसम, आज मैं मुल्तान में हूं, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं खेत में गया हूं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि लोग रो रहे थे, लोग बददुआएं दे रहे थे। तो मिडल मैन सस्ते में उठा रहा है। जाहिर है किसान को भी तो देना है, पूरे साल का जो खर्चा किया उसने अपनी जेब में भी तो कुछ पैसा डालना है। तो किसान मजबूरन मिडल मैन के हाथों, आप कह रहे हैं कि नुकसान उठा रहा है और फायदा मिडल मैन लेके जा रहा है। वो 2400 ले या 2300 ले, आगे 3000 में बेचे, फिर तो मिडल मैन की मर्जी है। मैं कहता हूँ वो 4000 में बेचेगा। आप 3-4 महीने रुक जाएं। तो ये ले रहे हैं जो स्टॉक कर रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने जो ये पैकेज का ऐलान किया है, इन्होंने ये फ्लोर मिल वालों के लिए पैकेज का ऐलान किया, 5 अरब तो देंगे। अब ड्रामा कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि इनको क्यों समझ नहीं है, जो इनको ये बात कह रहे हैं वो मरियम साहबा की सियासत को दफन करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये वक्त आपको बताएगा। मेरा ये क्लिप रख लीजिएगा कि किसान, मैं तो यानी ऑन ग्राउंड आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि किसान हरगिज खुश नहीं। मुस्लिम लीग नून हमेशा से अपने आप को किसान दोस्त, वो कहते हैं कि हम हमेशा से किसान दोस्त रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी की सियासत को डूबने देंगे? मरियम नवाज साहिबा, आपको लगता है कि अपने वालिद साहब से पूछे बगैर चलती हैं इन मामलात में? मैं कर रहा हूँ, मैं उनकी खैर खाही कर रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि वो 5 अरब उठा के दे देंगे जनाब, जहां पे स्टोरेज होगी। अब मेरा दिमाग खराब है कि मैं वहां से जनाब गंदम निकालूं, मैं बोरों में डालूं, मैं ट्रॉली, हर किसी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। अब मैं वहां ट्रांसपोर्ट का खर्चा भरूं, और कौन से गोदाम ऐसे हैं मुझे बताएं कि पहले जो गोदाम होते थे वो ईंटों के ऊपर बोरियां रख के और उसके ऊपर तरपाल दे देते थे। कौन से ये गोदाम कहां से लाएंगे इतने 1000 लाख टन के लिए? ये किस तरह, नंबर 1 बात। दूसरा ये है कि उसकी असेसमेंट बैंक किस तरह से करेगा? यानी बेवकूफ समझते हैं किसान को। वो कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी तादाद में, आज भी हमने देखा कि खानेवाल रोड के ऊपर कम से कम 1.5 किलोमीटर एक कोई फ्लोर मिल थी, उसके ऊपर लाइनें लगी। किसान बेबस है। तो महमूद बुखारी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि सस्ते दामों लेकर ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो ज़ख़ीरा करेंगे, स्टॉक करेंगे, मसनूई बहरान पैदा किया जाएगा, और फिर जब गंदम निकाली जाएगी तो फिर रेट इतना ज़्यादा होगा कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और फिर ड्रामेबाजियाँ होंगी कि हम बाहर से मंगा रहे हैं, हम रशिया से मंगा रहे हैं, तुम फलां से मंगा रहे हैं, फलां से मंगा रहे हैं। ये हालात होंगे। मैं एक बात शादिया आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता हूँ अपनी वज़ीर आला साहिबा को बड़े ही अदब से और एहतराम से कि खुदा के लिए कि ये भी मत दें हमें, ये 15 अरब जो है ये मत जाया करें, ये किसान को इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे बताएं क्या मेरा रेट जो है वो क्या तय होगा? जब आपने रेट ही नहीं तय किया तो बैंक मुझे क्या वो पैसे देगा? फिर 4 महीने के बाद मुझे क्या श्योरिटी है कि कह दें कि चूहा खा गए, कह दें कि जनाब वो बारिश हुई और उसमें आपकी गंदम खराब हो गई, कह दें कि जनाब ये अपना जो है। तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? सड़कों पर निकलने से
तो अब आप देखें ना, पीटीआई पिछले 3 सालों से सड़कों पर है, पीटीआई की तो किसी ने नहीं सुनी। आप लोग सड़कों पर आकर देख लें तो आप लोगों के साथ क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी, अगले साल से गंदम काश्त नहीं करेंगे, ये करेंगे आप लोग, तो ये मुल्क दुश्मनी नहीं होगी, लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी। गैरतमंद है किसान, गैरतमंद है किसान, जो है वो भीख नहीं चाहता। ये जो चुनचना देते हैं, कभी कोई पैकेज, उसका किसान को कोई फायदा नहीं। आपने अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, इनपुट सस्ती कीजिए, आप खादें सस्ती कीजिए, उस तरफ क्यों नहीं आते? दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने रोटी देनी है तो ये उस आटे में सब्सिडी दे दें, सही, ये वो उन तंदूरों सब्सिडी दे दें। किसान को जिबा करके किसान के खून से मत ये खेले। और अब तो आधा वक्त गुजर गया, ये टाइम बाइंग है तो ये कर रहे हैं। हमें पता है कि इन्होंने हशर जो किसान के साथ कर दिया है, देखें उसके 2 टाइम है, हमें एक गंदम नहीं बीजेंगे, और जब इलेक्शन आएगा तो आप देखिएगा कि क्या क्या उसका रद्द-ए-अमल होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसान रहनुमा महमूद बुखारी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।